आप सभी को कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले इनके साथ आज का ये इंस्टाग्राम लाइव हम शुरू करने जा रहे हैं। केतु विज्ञान पर बातचीत हम करेंगे समसामयिक विषय जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, हमारी हैप्पीनेस, हमारी वेलनेस, हमारे करियर, हमारी ग्रोथ, हमारे सेटिस्फैक्शन के साथ जुड़े हैं। उन सब्जेक्ट्स पे हम केतु विज्ञान पर आधारित जानकारी ले रहे हैं लगातार पिछले तकरीबन 10 दिनों से। और शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित है ये केतु विज्ञान। शुक्राचार्य ज्योतिष की 4 ब्रांचेस हैं, जिसमें एक है राहु विज्ञान, जो डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है कि समस्या का रूट कॉज क्या है, या सिम्टम्स जो आपको आ रहे हैं, आपको जो कष्ट है, इसका रूट कॉज क्या है। उसके बाद केतु विज्ञान, जिसमें हम रेमेडी करते हैं शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित। और किसी तरह की हेल्थ डिस्टर्बेंस है तो 5C नेचुरोपैथी, महिलाओं के लिए विशेष है हेक्सासीड एशोथेरेपी। इन सभी विषयों पे हमने समय समय पर बातचीत की है। करियर के बारे में और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी के बारे में बात कल हमने की है अश्विनी जी से। एशो चार्ट की इम्पोर्टेंस, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का असल मतलब हमने जाना उनसे। और आज प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जिन्हें हम कुछ नागर भैया दिल्ली वाले के नाम से जानते हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में। और उनसे आज जानते हैं नए विषयों के बारे में, रिलेशनशिप्स हो या करियर हो। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है मैं, यानी कि मैं कौन, मैं क्यों, और मैं का मतलब क्या है। समय समय पर जो मानसिक समस्याएं, जिसे हम डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज या स्ट्रेस का नाम देते हैं, इसके बारे में केतु विज्ञान क्या कहता है। तो आइए जानते हैं अश्विनी जी से। प्रणाम अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और क्या आप ये बता सकते हैं, इसकी शुरुआत एक ऐसे होती है कि जब मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रही थी, मैंने एमटेक किया था और मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत बड़े ब्रांड में मैं काम कर रही थी। तो मैंने वहाँ ये जाना कि मिड लाइफ क्राइसिस नाम की एक समस्या होती है। मिड लाइफ क्राइसिस को ऐसे देखा जाता है कि जब आपने अपने सभी टारगेट्स को पूरा कर लिया है, अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली है, अच्छी नौकरी आपकी लग गई है, अच्छा धन आप कमा रहे हैं, अच्छे इंसान से आपकी शादी हो गई है, आपके पास एक मकान है, तो तकरीबन 35 की उम्र में आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। 35, 40, 30, ये कभी भी हो सकता है, जिसे मिड लाइफ क्राइसिस का नाम दिया जाता है। ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन केतु विज्ञान क्या देता है जी। एक तो देखो, तुमने पहला शब्द बोला मैं, और लोग जो मार्केट में जो लोग कहते हैं, जो कन्वेंशनल लिविंग का एक स्टैंडर्ड बन गया शायद, कि कहते हैं कि मैं शब्द यूज मत करो, हम शब्द यूज करो। तो ये मैं और हम में फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये 2 शब्दों को नहीं समझेंगे, तब तक आप कंफ्यूजन की दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते, ये पक्की बात है। बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि मैं शब्द का यूज करना चाहिए या हम शब्द का यूज करना चाहिए। इनको समझे बिना अगर यूज करोगे तो मैं को आपने हम से रिप्लेस कर दिया। और हम कहते हैं टीम को, और मैं को हम एक टीम कह रहे हैं, तो मतलब देयर आर मैनी मेंबर्स ऑफ द टीम। हम का मतलब है एक एटलीस्ट अ फैमिली, नॉट ए कपल। हम का मतलब है एटलीस्ट अ फैमिली, नॉट कपल, नॉट इंडिविजुअल। और हम कहने से हुआ क्या, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ हम कहने से, जो कन्वेंशनल लिविंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है, कि हम दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्भर रहने लग गए। कि हमें अपने ऊपर निर्भर रहना है, आत्मनिर्भर होने की बजाय पर निर्भर हो गए। दूसरों पर निर्भर रह कि टीम है, मान लो मैं नहीं भी कर पा रहा हूं तो दूसरा कर लेगा मेरी जगह पर।
तो इस हम शब्द ने परिवारों को सबसे ज्यादा डैमेज किया है, समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इस हम ने। समाज में जितना भी क्राइम है वो प्रिसाइजली इसी कारण है। एक इसी हम शब्द का जो एक ऑफशूट है, एक परिणाम है, एक परिणाम, बहुत सारे परिणाम है, उनमें से एक परिणाम है वॉच योर बैक। हाउ मच वैलिड दिस स्टेटमेंट इज एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस स्टेटमेंट इज कि हमने हम शब्द को एस्टैब्लिश करने के लिए शब्द निकाला वॉच योर बैक। मीन्स वॉच योर बैक जो शब्द निकाला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे पर निर्भर हो गए, क्योंकि हम खुद तो अपनी बैक देख नहीं सकते, तो कोई हमें पर्सन चाहिए, चाहे वो बॉडीगार्ड है, चाहे वो पार्टनर है, दोस्त है, कि वो हमारी प्रोटेक्शन करे, हमारा ध्यान रखे, हमारी केयर करे। और इसी को शायद आप पर निर्भर होना कह रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर होने के लिए हम अपनी रोटी खुद कमानी है, अपना करियर बनाना है, अपने काम खुद करने हैं, इस तरह की बातें बच्चों को सिखाते ही हैं। और अमूमन सिविलाइज सोसाइटी में सभी लोग इतना हो जाते हैं सक्षम कि अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कर पाएं, जिसे आत्मनिर्भर कहा जाता है। तो ये पर निर्भर होना और वॉच योर बैक, इसका मतलब क्या यही है कि हम दूसरों से, हम एग्जैक्टली क्या उम्मीद करते हैं दूसरों से। इज वॉच योर बैक पॉसिबल? खुद नहीं है, किसी और के द्वारा। तो हु विल वॉच हिज बैक? जिसके ऊपर तुम निर्भर हो उसकी भी तो बैक है। तो इसीलिए तो लास्ट पर्सन हु इज वॉचिंग योर बैक इज वल्नरेबल। हाँ जी। तो दैट मीन्स यू आर 100% वल्नरेबल। ये तो हमेशा ही होता है, सिक्योरिटी की कई लेयर्स होती हैं, चाहे 5 लेयर हो, चाहे 6 लेयर हो, चाहे कितनी भी लेयर हो, वल्नरेबिलिटी तो हमेशा रहेगी। तो इस स्टेटमेंट का फिर फायदा क्या हुआ? नुकसान ही हुआ ना, कि सारे के सारे एक दूसरे की बैक को सिक्योर करने में लग गए और फ्रंट खाली हो गया। फ्रंट में तो हम खुद चल रहे हैं ना। तो गोली सामने से आ रही है भाई, लगेगी, वो तो रुकेगी कैसे? वॉच योर बैक कर लिया तुमने, तो दूसरे वाला देख रहा है तुम्हारी बैक को, तो पीछे गोली नहीं लगने देगा वो, क्यों? पहले उसको लगेगी। एक्चुअली जिस समाज में हम रहते हैं, इसमें बेईमानी है, इसमें हमें नहीं पता लगता कब कौन हमें धोखा दे जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट शायद बनाया गया। नहीं, वो इसलिए नहीं बनाया गया। हाँ जी। वो इसलिए बनाया गया कि मैं तो चोरी कर लूं पर मेरी चोरी ना हो जाए। हाँ जी। वॉच योर बैक का मतलब यह है कि मैं जब चोरी कर रहा हूं तो मेरा ध्यान चोरी करने में है। हाँ जी। तो मेरी बैक अनप्रोटेक्टेड हो गई, तो पीछे से मालिक ना आ जाए, तो कोई जिसके यहाँ मैं चोरी कर रहा हूँ वो पीछे से ना आ जाए, तो एक बंदा मैंने ले लिया साथ में, वो मेरे को देख रहा है कि मेरे पीछे, उसके पीछे से कोई ना। हमेशा देखोगे वॉच योर बैक में 2 people आर सिटिंग बैक टू बैक। हाँ जी। अगर तो आपने अभी कहा कि हम ये सोचने लगे कि मेरा काम कोई और कर दे, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एजुकेशन के बाद अच्छी पढ़ाई लिखाई हम बच्चे को कराते हैं, पेरेंट्स उसको पैसा कमाने लायक बनाते हैं, वो इसीलिए कि वो अपने आप पर निर्भर रहे। तो कमी कहाँ रह गई? कमी यहाँ रह गई कि हमने बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बनाने में लगा दिया। अच्छा। और फिर कहा कि तेरे पैसे चोरी ना हो जाए। नेचुरली ये ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो तुम इतने पैसे कमाओ क्यों जिसमें चोरी होने की संभावना हो? जरूरत है तो कमाओ, नहीं तो जरूरत नहीं है तो मत कमाओ। अपनी लग्जरी के लिए तो पैसे कमाए ही जाएंगे। यस, लग्जरी ऑफ द सिक्योरिटी मैन और लग्जरी ऑफ योर्स, कि जो तुम्हारा सिक्योरिटी का पर्सन है उसको तुम पता नहीं क्या क्या खरीद करके दोगे सो दैट ही कैन वॉच योर बैक। तो पैसे तुमने लग्जरी उसके लिए कमाई है या अपने लिए कमाई है?
एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल समझाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने कि ध्यान रखो, ड्राइवर, अगर आप ड्राइवर रखते हो अपनी गाड़ी में, कार चला है आपके पास मान लो, और कार चलाने के लिए ड्राइवर रखते हो, आपकी जो स्किल्स है वो स्किल्स ड्राइवर की तो हो नहीं सकती। आप जितने केयरफुल अपने लिए हो उतना केयरफुल आपके लिए कोई और तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी। कैसे हो जाएगा? पर कई बार अपने सभी काम खुद करने संभव नहीं होते, समय नहीं है। हम ट्रैवलिंग टाइम 1 घंटे का है, हम उस 1 घंटे को यूज करना चाहते हैं तो हम ड्राइवर रखते हैं कि हम 1 घंटे में अपना काम कर लें। तुमने जो 1 घंटे जो काम किया और हॉस्पिटल पहुंच गए, ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम अभी का एपिसोड देख लो आप, यहाँ पर हुआ जो पंजाब में एक महिला पत्रकार के साथ क्या हुआ। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। हाँ जी। और वो कुछ काम कर रही थी जी। एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी। तो अब ड्राइवर, तुम अगर अपने लिए केयरफुल हो तो तुम कितनी स्ट्रेस ले सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी है। लेकिन ड्राइवर की अपनी कैपेबिलिटी है कि वो कितनी स्ट्रेस ले सकता है। हाँ जी। तो फिर एक्सीडेंट तो हुआ ना। पर ड्राइवर के पास सिर्फ एक ही काम है, गाड़ी चलाना, जबकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं तो मतलब आपको यही लगता है ना कि जिंदगी से काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी नहीं किसी और की जिंदगी से भी। एक्सीडेंट होगा तो दूसरे की जिंदगी गई ना। जिंदगी आप किसे कह रहे हैं? जिंदगी के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। सिर्फ एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो मात्र एक स्ट्रेस हैंडलिंग की बात कर रहा हूं कि आप अपने लिए अगर अपना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे और उसको तुमने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, जो उसको अपना भी हैंडल करना है तुम्हारा भी करना है। उसको कोई और स्ट्रेस नहीं है, उसका करियर ही ये है कि वो गाड़ी चलाएगा, उसका काम ही ये है कि वो गाड़ी चलाएगा। उसको अगर इसी बात की सैलरी दी जाती है और तो इसका मतलब वो परिवार नहीं बनाएगा अपना, परिवार वो सोसाइटी में नहीं रहेगा। अपना अपना परिवार तो सब बनाते ही हैं। एग्जैक्टली। तो हम शब्द की बात कर रहे हैं हम कि मैं और हम का फर्क समझना पड़ेगा। अश्विनी जी, ट्रेडिशनली हमारा समाज में जो मैंने पढ़ा है, समझा है, देयर वाज अ बार्टर सिस्टम। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया और सबने अपने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर लिया और यही बार्टर सिस्टम धीरे धीरे इकोनॉमी में कन्वर्ट हुआ करेंसी को इंट्रोड्यूस होने के बाद। तो ये हम ही तो है कि हम सब मिलकर अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हैं। कोई गेहूं उगाता है, कोई कुम्हार है और सबने अपने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर लिया। तो दिस इज हम। तो ये हमने तो कितना नुकसान किया वो भी तो देखो। हर कंट्री में, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में कितनी नेगेटिविटी आ गई। क्राइम के अलावा और कोई काम रह नहीं गया मार्केट में आज की तारीख। डिफेंस इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बात सबको पता है, पर क्यों? अब इमेजिन के अगर मान लो 2 कंट्रीज आपस में रह रही है, दोनों को डिफेंस की जरूरत नहीं है, दोनों ठीक से रह रहे हैं, हम करके रह रहे हैं, तो देन व्हाई डिफेंस इज रिक्वायर्ड? बिकॉज हम शब्द में प्रॉब्लम ही यही है कि वो दूसरों के ऊपर निर्भर करना सिखाता है, आत्मनिर्भरता को कम करता है, आत्मनिर्भरता के कॉन्सेप्ट को ही किल करता है। अगर हम नहीं है तो समाज नहीं है, हम नहीं है तो परिवार नहीं है, किसने हम नहीं है तो हम प्राणी अकेला है। प्राणी अकेला है तो हम हो सकता है, मैं हूं तो हम है। तो पहले मैं है फिर हम आएगा तो फिर भी चल जाएगा, पर अगर हमसे शुरुआत करेंगे तो फिर कभी कुछ नहीं चलने वाला। यही फर्क है मैं और हम में। जैसे ही मैं इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने आप को, तो तुरंत ही तुम्हारा स्ट्रेस लेवल खत्म। स्ट्रेस बिल्डअप होता है, मेरे को दूसरे का ध्यान रखना है कि मैंने तो चोरी कर ली, मेरी चोरी ना हो जाए। यही फर्क है कि मैं इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन हम। और मैं जो समझ में आने लगता है तो उसके बाद जो टीम बनेगी वो परफेक्ट टीम होगी, फ्लॉलेस टीम होगी। वो टीम गलती करेगी नहीं कभी भी।
किसी भी कंडीशन में गलती नहीं होगी, क्योंकि सब आत्मनिर्भर है बट इंटरडिपेंडेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टीम इज दैट यू आर वन अदर पर्सन इज सप्लीमेंटिंग योर वीकनेस, इट इज नॉट वॉचिंग योर बैक। वही हम सब एक दूसरे की जरूरतों को सप्लीमेंट करते हैं। करने चाहिए, करते नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है, हम जब शब्द यूज करते हैं तो हम एक दूसरे के वीकनेस को सप्लीमेंट नहीं करते, हम एक दूसरे की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं जब हम शब्द की बात करते हैं। और दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ क्रिमिनल सोसाइटी, क्राइम इन सोसाइटी। मीन्स आप कह रहे हैं कि एक्सप्लॉइटेशन है मेन कारण सोसाइटी में, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीकनेस ऑफ अदर पर्सन, जिसकी is the prime reason, prime result given by Hum's word. इसीलिए ये फ्रेज इंट्रोड्यूस किया गया, वॉच योर बैक, यानी कि कोई तुम्हें एक्सप्लॉइट ना कर पाए, ये ध्यान तुम्हें रखना है या केयर तुम्हें रखनी है। बजाय इसके अगर हम ये केयर करनी शुरू कर दे कि मेरी जो वीकनेसेस है मैं उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लूं, तो मैं ही करूंगा क्योंकि मेरी वीकनेस है, तो मैं दूसरे पे डिपेंडेंट रहूंगा नहीं। मैं अगर मान लो एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं बार्टर सिस्टम जैसे तुमने बात करी, मैं कुम्हार हूं, तो मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, इफ आई मेक दैट प्रोडक्ट एज परफेक्ट प्रोडक्ट, इशू ही खत्म हो गया। इशू कैसे खत्म हो गया? खत्म हो गया कि तुम अगर परफेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हो तो नेचुरल सी बात है कि दूसरे को तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है कि इसमें यार ये प्रॉब्लम है, इसमें ये आएगा, इसमें आएगा। सबको पता है कि ये आदमी, अभी भी आप देखो किसी भी उसमें, तो यार वो जो शॉप है ना उसके अंदर जो माल मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। व्हाट डज इट मीन? इट इज प्रिसाइजली द रीजन कि उस शॉप वाले ने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। ओके, मीन्स आत्मनिर्भर होने का मतलब, जो मैं आपकी बातों से डिराइव कर पा रही हूँ, आत्मनिर्भर होने का मतलब सिर्फ खुद को पैसा कमाने लायक बनाना नहीं, बल्कि आपके काम में जो भी आप काम करते हैं उसमें एक्सीलेंस होना चाहिए, नहीं, परफेक्शन होना चाहिए। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। अश्विनी जी, मोस्टली हमें अपनी वीकनेसेस नहीं पता होती हैं, दूसरे हमें हमारी वीकनेस बता सकते हैं, लेकिन यही दिस हैज बीन हैपनिंग। सब एक दूसरे की वीकनेसेस जानते हैं, पीठ पीछे बात भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी वीकनेस इसीलिए वॉच योर बैक का कॉन्सेप्ट कितना नुकसान दे रहा है इसको समझो। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम शब्द से बाहर निकलो, मैं शब्द पर शिफ्ट करो। मैं शब्द जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को डिनोट करता है, और हम शब्द जो है वो ईगो को डिनोट करता है। यही फर्क है हम और मैं में। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट ईगो। मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि मेरी अपनी वीकनेसेस को मैंने टेक ओवर कर लिया। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आएगी? अगर आपके पास 1000 वीकनेसेस है, आपको तो अपनी वीकनेसेस पता है ना। हाँ जी। आप चाहते नहीं कि दूसरे को पता लगे जी तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपने किसी को हायर कर लिया। जी। आप ड्राइव कर रहे हो तो 1 घंटा तो आप ड्राइव में लगेगा ही लगेगा। तो वो 1 घंटे में अगर आप काम भी करना चाहते हो तो एक्सीडेंट तो होगा ही होता। आपने चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज कर दिए। अब एक्सीडेंट हो जाएगा, उससे बचने के लिए मैं क्या करूं? उससे बचने के लिए मैं इंश्योरेंस ले लेता हूं। एक और स्टेप आगे चला गया मैं। आई एम इंक्रीजिंग माई वीकनेसेस रादर देन इंप्रूविंग माई स्ट्रेंथ। अच्छा। कि हमने एक वही वॉच माई बैक, एक को मैंने अप्लाई किया, उसकी बैक यार वो 3 लेयर सिक्योरिटी, 7 लेयर सिक्योरिटी, क्लियरली इंडिकेटिंग कि मैंने अपनी सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी बैक को वॉच करने के लिए एक और सिक्योरिटी रिंग बना दिया। हाँ जी। ओके, तो ये तो हुआ हम का कंसेप्ट जो अभी सोसाइटी में फ्लोट कर रहा है कि हम आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते, खुद
खुद अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाए हर एक तरह की परेशानी से, इस काबिलियत दूसरों पर निर्भर रहकर को हम अटेन नहीं कर पाते तो हम दूसरों पर निर्भर रहने लगते हैं, और ये हम का कंसेप्ट है। लेकिन प्रश्न ये था कि केतु विज्ञान मैं के बारे में क्या कहता है। ये प्रश्न पूछा नहीं तुमने, पर अब हम उस पे आते हैं कि केतु विज्ञान इस पे क्या कहता है। हाँ जी। केतु विज्ञान कहता है कि मैं को इंपॉर्टेंस देनी है, हमको नहीं देनी है। हम नाम के शब्द को छोड़ दो, ड्रॉप इट, थ्रो इट। डिजिटल लिविंग के अंदर हम नाम का कोई शब्द होता नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दैट इज ड्रिवन बाय सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आती है, अब ये समझने की बात है। यहां पर केतु विज्ञान ये कहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये हो कि मैं अच्छा हूं। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चला हुआ है, एफर्मेशन। हाँ जी, कि मैं ठीक हूं, सेल्फ एफर्मेशन। हाँ जी, ये नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है और हेल्थ के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो पेशेंट को कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी वीकनेस कभी पता लगेगी नहीं अगर आप सेल्फ एफर्मेशन में चले गए तो। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड। एग्जैक्टली। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क समझो। नॉर्मली जब आपने एफर्मेशन की बात की तो एफर्मेशन में हम लोग अपने आप को रिस्पेक्ट देने लगते हैं और उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कह दिया। तो हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो सेल्फ जब रिस्पेक्ट। तुम अपने आप को रिस्पेक्ट देने का मतलब है यू आर ट्राइंग टू गेट, डोंट बॉदरिंग अबाउट योर टू करेक्ट योर वीकनेसेस। जैसे नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं। हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ मेरा हार्ट तो ठीक है, मेरा हार्ट तो ठीक है। प्रॉब्लम है और हार्ट को ठीक है कैसे कैसे, जिस चीज एरिया में वीकनेस को, तुम्हारी वीकनेस है हार्ट में प्रॉब्लम है, उसको तुम ये क्या करके ठीक रहे हो, मैं हार्ट तो मेरा ठीक है। कैसे ठीक हो जाएगा? तो हम सेल्फ एफर्मेशन हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। ये हम की देन है। हमको एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारे रास्ते बनाने पड़े मजबूरी में। इसकी जगह पर अगर मुझे पता है कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है तो मैं हार्ट में जो प्रॉब्लम है उसको समझ करके और उसको ठीक कर लूं। केतु विज्ञान प्रिसाइजली ये कहता है कि भैया राहु विज्ञान से डायग्नोस करा लो कि तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है क्या, डायग्नोस करा लो और उसका ट्रीटमेंट केतु विज्ञान दे रहा है उसको कर लो। तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारे मैं ठीक हूं। तुम ठीक एक्चुअली हो, कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जब वो वीकनेस अगर कम हो गई तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने आप को रिस्पेक्ट देता हूं। यही होता है। नहीं होता है, ये नहीं होता है। सेल्फ यही प्रॉब्लम है, यही हम की प्रॉब्लम है। हम ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमें कौन रिस्पेक्ट देगा? कोई भी नहीं देगा। ये जनरल कंसेप्ट कोई भी नहीं देगा। अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट दोगे तो अपने आप को अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे तो बाजार में कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा, पक्की बात है ये। रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्नड। यू कैनॉट बाय इट, यू कैनॉट परचेज इट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमें अर्न करनी पड़ेगी। नेचुरली देयर इज नथिंग अवेलेबल फ्री। इवन ब्रीदिंग यू हैव टू बाय, यू हैव टू अर्न। ये सांस तो ले रहे हो, बस सांस तुम्हें दे क्या रहा है वो अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हारी तो जिंदगी वैसे ही नरक हो गई, क्योंकि सांस के बिना तो रह नहीं सकते आप। तुम्हें जब यही नहीं पता कि सांस जो ले रहे हो वो तुम्हें दे क्या रहा है, तुमने विवाह किया और तुम्हें यही नहीं पता कि विवाह मुझे देगा क्या, तो तुमने तो अपनी जिंदगी नरक बना ही ली ना पहले ही। तुम कोई भी काम करते हो, एजुकेशन लेते हो तुम, तो ये मान करके लेते हो कि मैं ये कैरियर चुनूंगा। जो हम का जो कॉन्सेप्ट है उसका बता रहा हूं मैं कि उसमें क्या होता था कि पहले एजुकेशन ले लो फिर देखो कौन सा कैरियर लेना है। जबकि डिजिटल लिविंग या केतु विज्ञान या एशोर सभ्यता, सिविलाइजेशन, वो कहती है पहले कैरियर चूज करो और फिर उसके अकॉर्डिंगली एजुकेशन लो। फेलियर होगी नहीं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने कहा सेल्फ एफर्मेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, सेल्फ रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्न। और इसके लिए आपको अपने करियर
पर फोकस करना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि तुम्हारी वेल्थ क्या है, तुम्हें जो वो मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो तुम्हारी वेल्थ पर मिलती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वेल्थ है क्या, ये पता है कि नहीं पता है। तो कन्वेंशनल लिविंग में वेल्थ कहा जाता था मकान को, गोल्ड को। फिर धीरे धीरे गोल्ड कितने तरह का हो गया, ब्लैक गोल्ड हो गया, व्हाइट गोल्ड हो गया, येलो गोल्ड हो गया, ब्लू गोल्ड हो गया। मेरे गोल्ड ही अब तो की गिनती नहीं रही कि गोल्ड कितनी तरह का हो गया। तो ये होता ही रहेगा अगर आप हम के कॉन्सेप्ट में रहोगे। तो हम में तो मतलब बैक टू वॉच माई बैक, वॉच मेरी सिक्योरिटी मैन की बैक, वॉच माई सिक्योरिटी मैन की बैक, यही चलता रहेगा। जैसे ही मैं शब्द पर आ जाओगे, मैं अक्षर है और हम जो है शब्द है, दोनों में बहुत फर्क है। अक्षर इज जो क्षय नहीं होता, जब कभी खत्म नहीं होता, शब्द ब्रह्म है, और शब्द ब्रह्म है तो खत्म हो गई, लाइफ है उसकी। इसलिए बदलते रहते हैं, लैंग्वेज बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, पर भाषा तत्व थोड़ी बदल सकता है। तो अक्षर जो है वो भाषा तत्व है, और शब्द जो है वो वेरिएबल है, समाज की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अभी आप बता रहे थे कि अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना है, और उनको ठीक करने पर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे मेरा हार्ट खराब है, मैं जब तक कहती रहूंगी मेरा हार्ट ठीक है, तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। हार्ट तो ठीक नहीं होने वाला, हार्ट नहीं ठीक होगा। अब मैंने माना कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, बीमारी है, तभी मैं उसके ट्रीटमेंट वाली लाइन पर चलूंगी, और जैसे वो ठीक होगा उस पाथ को फॉलो करूंगी। और तो यहाँ पर तुमने एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि चलो मेरा हार्ट बीमार है तो बीमार चल रहे, तो मुझे पता है कि मेरा हार्ट बीमार है। हाँ जी, तो ये एक्सेप्ट नहीं करना है। मुझे पता है कि मेरा हार्ट बीमार है तो मुझे इसके लिए ट्रीटमेंट लेना है। वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करना है, वीकनेस को समझना है और उसका क्योर करना है, बस रिसाइकिल करना है। वीकनेस को स्ट्रेंथ में रिसाइकिल करना है। बेस्ट वर्ड इज रिसाइकलिंग। बट हमेशा ये संभव नहीं होता। सबको किसी को अपनी अपनी वीकनेसेस पता होती हैं, लेकिन उनको रिसाइकिल करना संभव नहीं होता। इसीलिए उनको ढकने की, जैसे कि हम कहते हैं मेकअप कर लेना, उसका एक प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में है, जो कि एक नॉर्म है। वही समस्या है कि वो चल रही है, हम की वजह से चल रही है। वो कन्वेंशनल लिविंग का पार्ट था जो अब खत्म हो चुकी है। अब तो डिजिटल लिविंग का जमाना चल रहा है, कन्वेंशनल लिविंग इज गॉन। यहां पर इस बात को चलो फिर भी मैं मान लेता हूं कि मेरे को मेरी वीकनेसेस नहीं पता। बहुत आसान है समझना, सामने वाले की वीकनेस देखनी शुरू कर दो, अपने में मत आने देना। सामने वाले की वीकनेस समझना तो बहुत आसान है। सामने वाले की वीकनेस देखकर मैं अपने आप को कैसे ठीक करूंगी, ये तो नहीं, ठीक करने को मैं कह ही नहीं रहा। दूसरों की बुराई देखना तो अपने आप में बहुत नेगेटिव कंसेप्ट माना जाता है। एग्जैक्टली। तो दूसरों की बुराई देखो, अपने में मत आने दो, बस इतना ही तो करना है। दूसरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं आनी चाहिए, काम खत्म। कितना आसान है। मतलब अपनी वीकनेस समझना तो बहुत ही सरल काम है। दूसरे की देखना शुरू कर दो। पर दूसरे में किसी और टाइप की वीकनेसेस होती हैं और हमें अब किसी और टाइप की। तो दूसरा फिक्स थोड़ी है, दूसरे तो बहुत सारे हैं। सबकी वीकनेस समझ आ जाएगी ना। कभी किसी को देखा, कभी किसी को देखा, जिसको देखा उससे उसकी वीकनेस क्या है वो देखी, और इंश्योर करना है कि वो वीकनेस मेरे में ना आ जाए। भाई एक्चुअली देखा जाए तो बीमारियां हैं कितनी, ज्यादा से ज्यादा 20 तरह की बीमारियां होंगी, 25 तरह की बीमारियां होंगी, इससे ज्यादा बीमारियां हैं कहां। दूसरे की वीकनेस देखनी है और इंश्योर करना है कि मेरे में ना आए वो वीकनेस, बस मेरे में ना आए। और जब अगर हम ये करने लगते हैं तो धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप आने लगती है। और मैं का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ही है। प्रिसाइजली जी। तो आज हमने समझा ये मैं का कंसेप्ट, और इसी में एक छोटा सा एड ऑन और है जो कि अध्यात्म के एरिया में जाता है।
जैसे मैंने शुरुआत की थी मिडिल लाइफ क्राइसिस के नाम से, जब सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं लाइफ में जो सोचा था, तब एक डिप्रेशन जैसी समस्या बहुत हायर एजुकेटेड कम्युनिटी में, आईआईटी लेवल के बच्चों में ये एक आम समस्या देखी जाती है, मिड लाइफ क्राइसिस। इसका कारण क्या है? कारण तो उन्होंने कमाया है, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं कि उनको चाहिए क्या था, और जिसने जो अपनी वीकनेस नहीं देखी, वही बात। तो अब उसको अगर सॉल्व करना है तो अभी भी वो सॉल्व डेफिनेटली पॉसिबल है। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गया, वो जो मैं नॉर्मली एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने तो चोरी कर ली पर मेरी चोरी ना हो जाए। हाँ जी। तो ये जो जितने भी जो तुम नाम ले रहे हो कि वो डिप्रेशन में है, या इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको डिप्रेशन हो गया, या फलाना एंजाइटी, या जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो सिर्फ इसलिए है कि वो कहता है मैंने तो कमा लिया पर अब मेरे को फीस ना देनी पड़े। फीस? हाँ, डॉक्टर की फीस तो सब देते ही है, मेडिकल इंश्योरेंस इसीलिए कराया जाता है। वो इसीलिए तो क्योंकि हम के वॉच और बैक के लिए सिक्योरिटी रख लेंगे, हाँ जी। अपनी उसको नहीं इंप्रूव करेंगे। फीस ना देनी पड़े का क्या मतलब है? यही मतलब हुआ ना कि अगर आप वॉच माई बैक के लिए अगर मैं सिक्योरिटी रख लेता हूं तो उसको सैलरी देनी है मेयर। लेकिन अगर मुझे अपनी बैक को समझने के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरे को अपनी बैक हमेशा दिखाई देती रहे, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और सीखना पड़ेगा, सीखना, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और कि मैं अपनी आंखें पीछे ले जा सकूं। और सीखने के लिए हमें फीस देनी है, तो अपने आप को एक स्टूडेंट के लेवल पे लेकर लाना आना पड़ेगा। वो लाना नहीं चाहते, क्योंकि कहते है। हैं हम स्टूडेंट थे तो अपने ये कमाया, ये इतना कमाने के लिए स्टूडेंट, अब फिर दोबारा स्टूडेंट बन गए तो फिर फीस देनी पड़ेगी इतनी, तो हम क्यों कैसे दे दे फीस? तो मैंने तो चोरी कर ली पर मेरी चोरी ना हो रहा है। फीस का कॉन्सेप्ट ही यही है। फीस का कॉन्सेप्ट ही ये है कि मैंने चोरी कर ली और मेरी चोरी ना हो जाए, क्योंकि तुमने फीस देकर के पढ़ाई करी। रावण, यहाँ पर फिर रावण का एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है कि रावण को इतना ज्ञान था तब भी उसने ऐसी मूर्खता क्यों करी कि दूसरे की स्त्री को उठा के ले, एक मतलब हद है, दूसरे की स्त्री को ले जाने का मिलेगा क्या? इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उसने ये मूर्खता करी। तो इसका एकमात्र कारण यह था कि उसने फीस पहले दी और फिर ज्ञान प्राप्त किया। हाँ जी। तो अब उस फीस देकर के अगर तुम ज्ञान ले रहे हो तो तुमने अपनी एलिजिबिलिटी को इंप्रूव नहीं किया। ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान लेना है तो एलिजिबिलिटी चाहिए, नॉलेज लेनी है तो एलिजिबिलिटी चाहिए। एलिजिबिलिटी इज द की, नॉट फीस इज द की। फी इज नॉट ए की टू एक्वायर एलिजिबिलिटी। Fee is a criteria. Fees you have to pay to learn how to improve eligibility. Watch my back. If I want to watch my back myself, then I have to develop that eligibility. मीन्स फीस इस चीज की है कि हमें अपनी एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ाएं कि हम खुद अपनी प्रोटेक्शन कर पाए। करेक्ट। ओके, तो ये फीस हमें ऐसा लगा कि एक हमें ऐसे टीचर मिल रहे हैं जो हमें ये सिखा पाएंगे, हमें कुछ काबिल बना पाएंगे। करेक्ट। तो हम उनको फीस देंगे। इसमें है ही नहीं ना उतनी फीस। रावण ने, आपने एग्जाम्पल रावण का लिया कि वो ज्ञानी होने के बाद भी मूर्खता कर गया क्योंकि उसने पहले फीस दे दी। करेक्ट। जबकि फीस तो देनी ही पड़ेगी अगर अपनी योग्यता बढ़ानी है। पहले तुम्हें कैसे पता कि जो सामने वाला है वो दे देगा तुम्हें, वो तुम चाह रहे हो? तो फीस तो हम पहले ही रखेंगे ना गुरु चरणों में। कैसे? गुरु लेगा क्यों फीस? क्यों लेगा गुरु फीस, ये बताओ मेरे को। तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है, मतलब नो पॉइंट ट्राइंग कि मेरे पास फीस है। वो कह रहा है मेरे पास माँ है। माँ सबके पास है यार अपने। इसमें ये बात स्टेटमेंट कि मेरे पास माँ है, हाउ मच इट इज वैलिड? तो सही अप्रोच क्या है, राइट अप्रोच क्या है? कि पहचान होनी चाहिए गुरु की। फिर गुरु कहेगा कि भैया, आप इसमें द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल समझो। ओके। कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु बनाया था, द्रोणाचार्य ने गुरु शिष्य उसको नहीं बनाया। एकलव्य शिष्य नहीं था द्रोणाचार्य का। हाँ जी। बट एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे। एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे।
तो फिर गुरु, अगर उसने गुरु माना तो गुरु को हक है उससे गुरु दक्षिणा लेने का। ओके, इसका मतलब जो राइट अप्रोच है जो रावण ने मूर्खता की वो ये कि पहले उसने फीस दे दी और गुरु से कहा आप मुझे कुछ सिखाइए ज्ञान। वो उसने क्यों किया, अब वहां पर भी उसका एक्चुअली रीजन है कि उसने वो क्यों किया। हाँ जी। उसने किया वो कि उसकी माँ ने उसको ये सिखाया था, पहचान बताई थी गुरु की। हाँ जी। और अगर तेरे को ऐसा गुरु मिल रहा है और उसने तेरे को शिष्य एक्सेप्ट नहीं किया तो तेरी जिंदगी बेकार है। तो रावण ने जो पहचान माँ ने बताई थी उस पहचान का जब प्राणी सामने आया तो उसने गुरु दक्षिणा में क्या दिया। गुरु दक्षिणा किस बात की? गुरु के पहचान हो गई ना, तो गुरु से शिक्षा लेनी है। शिक्षा लेनी है। हाँ, तो नेचुरली। आपने कहा कि गुरु दक्षिणा वो देता तो ये मूर्खता है, गुरु फीस क्यों लेगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उसने गुरु की पहचान बनाई। हाँ। माँ ने ये कहा था कि ये गुरु की पहचान है, अगर तेरे को ये पहचान का प्राणी मिले तो तू उससे शिक्षा लेगा जी। और नहीं तो तेरी जिंदगी बेकार है। हाँ। अब रावण को जो पहचान बताई थी उस पहचान का प्राणी सामने आ गया, गुरु आ गया, पर वो इंसान की शेप में नहीं था। बॉडी कोई भी हो सकती है। जी। तो चलो जो भी था उसको पहचान हो गई, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो माँ ने बताई थी हाँ जी। वो उसको पहचान हो गई। हाँ जी। अब उसने कहा कि मेरे को इनसे शिक्षा लेनी है। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि रावण को शायद ये भी पता था कि गुरु किसी भी प्राणी के रूप में हो सकता है। ओके, ये बताया ही होगा माँ ने, नेचुरली पहचान माँ ने बताया ही होगा पहचान के रूप जी, में। जी, जी। तो जब उसको सारी कैरेक्टरिस्टिक मिल गई हाँ जी। तो और उसके बाद देने के लिए कुछ नहीं था, गुरु को कुछ देना ही क्यों है? मेरा प्रश्न ये है। क्योंकि शिक्षा लेनी है। तो आप कह रहे हैं कि रावण ने मूर्खता की कि उसने फीस दे दी। करेक्ट। तो उसने मूर्खता ये करी कि उसने कहा कि अब मेरी जिंदगी बेकार है अगर ये गुरु मेरे को शिक्षा नहीं देगा। तो उसने मान लिया कि मेरे को गलत पहचान हो गई है, क्योंकि वो शेप उसकी ऐसी थी या जो भी वो देखने में जैसे भी होंगे कि वो वैसे थे और वो है नहीं। तो रावण ने इसका मतलब मेरे को गुरु मिलेगा नहीं, मेरे को पहचान है नहीं ठीक से, और उसने अपना सिर काट के चरणों में रख दिया गुरु के। उसने ये सोच करके किया था कि अगर ये सही गुरु है, जो मेरी पहचान जो मुझे बताई थी मेरी माँ ने, और उसने कोई गलती नहीं करी है, तो मेरे को मरने नहीं देंगे। और अगर ये सही गुरु नहीं है तो फिर मेरी जिंदगी वैसे ही वेस्ट है, क्योंकि मेरे को उसके अलावा पहचान पता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ये अप्रोच नेचुरली बिल्कुल ठीक नहीं बैठी। इसके रिजल्ट्स हमें बताते हैं, क्योंकि रावण ने एक बहुत बड़ी मूर्खता की, किसी की पत्नी का हरण कर लेना, वो भी श्री राम की। तो सही अप्रोच क्या होती? किसी की भी पत्नी का हरण करने का तो मूर्खता है, इससे बड़ी मूर्खता तो हो ही नहीं सकती ना। ऑब्वियसली पत्नी का हरण करना से ज्यादा बड़ी मूर्ख बात कोई हो नहीं सकती। हाँ जी। तो सही अप्रोच क्या होती रावण की? सही अप्रोच ये होती कि वो जाता उनके पास कि जी मुझे ये सीखना है। हाँ जी। तो गुरु डिसाइड करेगा कि तेरी योग्यता है कि नहीं है सीखने की। उसकी सीखने की योग्यता नहीं थी, पहचानने की योग्यता थी। रावण की प्रॉब्लम क्या थी? रावण की प्रॉब्लम थी गुरु को पहचानने की योग्यता, सीखने की योग्यता नहीं थी। गुरु कहेगा कि ठीक है तू सीखना चाहता है तो ये योग्यता लेकर के मैं सिखा दूंगा तेरे को। हाँ जी। वो गुरु कहता है कि इसको, उसने तो मुंडी काट के दे दी। हाँ जी। तो गुरु कहता है कि इसको भी तो अपनी योग्यता लेके आ, योग्यता सिखाएगी इसको। हाँ जी। तो गुरु को समझ में आ गया इससे बड़ा मूर्ख तो कोई है नहीं, उसने उसको सिर वापस दे दिया। अच्छा। तो अब रावण को समझ में आ गया गुरु तो है ये, पर इसने मुझे सिर वापस दे दिया, मुझे सिर नहीं चाहिए अगर मेरे को शिक्षा नहीं। वो कहता मुझे शिक्षा दो। तो जब वो रावण को उसने वापस सिर दे दिया तो गुरु ने तो प्रूव कर दिया कि मैं गुरु ही हूँ। नहीं, गुरु ने प्रूव नहीं किया, गुरु ने तो अपना एक एक्टिविटी कर दी। रावण को कॉन्फिडेंस आ गया कि ये गुरु ही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद रावण कहते हैं कि आप मुझे कुछ सिखाइए। अब सिर फिर से उतार के रखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो क्या मैं क्यों सिखाऊं? अच्छा, वो ये कहेंगे कि मैं क्यों सिखाऊं? भाई तू योग्यता लिया तो मैं सिखा दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, गुरु तो यही कहेंगे, तो इसलिए रावण ने शीश उतार के रखा। इसे क्या फिर दोबारा उतार के दे दिया कि मैं तो जीऊंगा नहीं, मैं तो मरना है मेरे को। तो अब गुरु की प्रॉब्लम ये हो गई कि बार बार देता रहेगा, मैं बार बार जोड़ता रहूंगा, तो मेरे को यही काम रह गया क्या? हाँ। तो उसने कहा तू चाहता क्या है? हाँ जी। तो मुझे शिक्षा दो। उसने शिक्षा दे दी।
अच्छा, सही अप्रोच ये होती कि रावण कहता कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए आप बताएं। मैं क्या करूँ? तो गुरु कहता है योग्यता लेके आ भाई, एडमिशन ले। तुम सीधी सी बात समझो ना कि आज की तारीख में तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाना चाहते हो तो क्या होता है, या आप कॉलेज की बात छोड़ो, चलो नर्सरी क्लास में आज की तारीख में बच्चे को अगर एडमिशन दिलाना है तो क्या करते हो, प्रोसीजर क्या है आज की तारीख में? बच्चे को कुछ बोलना सिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत उसको जनरल सोशल बिहेवियर सिखाया जाएगा, जिससे स्कूल में जब एडमिशन के लिए जाए बच्चा तो उसका एडमिशन हो जाए। तो पेरेंट्स को देखा जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। रावण के पेरेंट्स तो थे नहीं। हाँ जी। फिर अब क्या करें? तो मीन्स रावण के पास जो कोई तरीका नहीं था अपनी योग्यता बढ़ाने का। उसको पता ही नहीं था कि योग्यता बढ़ानी होती है, उसको तो गुरु की पहचान होगी यही बता। आज की तारीख में यही तो चल रहा है कि मैं उससे ट्यूशन पढ़ाऊंगा, उस मास्टर जी से, उस टीचर से ट्यूशन लूंगा मैं। हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो बहुत काबिल है, नहीं, तो क्योंकि वो मुझे पास करवा देगा। हाँ, तो उसकी काबिलियत है ना कि वो पास करा देगा। नहीं, काबिलियत कहाँ, यहाँ पे काबिलियत तो पास इलेक्शन करा देगा मीन्स नंबर दिलवा देगा बस किसी। जो भी पास करवाने का मतलब क्या होता है, यही होता है। नहीं, जो सीरियस होते हैं अपनी योग्यता बढ़ाने को लेकर पढ़ाई के संदर्भ में, तो उनको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसको ढूंढते नहीं किसी को, वो सब अपने आप करते हैं। फिर यही योग्यता बढ़ाने का तरीका है कि अपने आप करना पड़ता है, तुम डिपेंड नहीं रह सकते। गुरु जो है वो कहेगा ठीक है योग्यता ले आ, मैं तेरे को सिखा दूंगा। और योग्यता कैसे लानी है वो तू देख, फीस तूने लानी है, तू देख कैसे लाएगा फीस। ये शिष्य तो गुरु क्यों द्रोणाचार्य और गुरु क्यों चाहिए? जो रोने की फायदा नहीं है, क्योंकि एकलव्य का एग्जाम्पल मैंने बताया। एकलव्य के ने द्रोणाचार्य को गुरु बनाया, गुरु ने शिष्य नहीं बनाया। यहाँ पे कर्ण का एग्जाम्पल समझो। इसका मतलब हमें गुरु को तो डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत है ही नहीं। हमारी अगर योग्यता बढ़ जाती है तो हम गुरु को गुरु धारण करके एकलव्य के तरह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी योग्यता है ही नहीं तो हम गुरु के पास ट्यूशन पढ़ के, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य के पास कई स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, स्टिल दे कुडंट लर्न दैट मच which एकलव्य could learn without entering into the premises. So, अब इमेजिन के पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर कौन है? एकलव्य का नाम बहुत, जहां पे भी द्रोणाचार्य का नाम लोगे एकलव्य का नाम लोगे, जहां पे अर्जुन का नाम लोगे एकलव्य का नाम आ जाएगा। तो सबसे पॉपुलर मतलब वो उस सीट पर बैठ गया बिना किसी एफर्ट के, सिर्फ गुरु को दक्षिणा में एक अंगूठा दे करके। दक्षिणा में अंगूठा से पहले स्टेप ये था जो एकलव्य ने किया, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, कि उसने योग्यता इतनी बढ़ा ली कि वो द्रोणाचार्य से सीख पाया, उसकी मूर्ति से सीख पाया, उसकी मूर्ति से सीख पाया। तो इसको ये मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट चला है वो यही है कि मूर्ति आपको बहुत कुछ सिखा सकती है अगर आप सीखना चाहें तो। मूर्ति जरूरी है, इसलिए मूर्ति पूजा की इंपॉर्टेंस को समझो कि मूर्ति पूजा, मूर्ति आपको द्रोणाचार्य की मूर्ति, और उससे एकलव्य कहां पहुंच गया, तो मूर्ति की इंपॉर्टेंस को समझो। मैं यहां पर ये बताना चाह रहा था, केतु विज्ञान बताता है कि मूर्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, मूर्ति पूजा की इंपॉर्टेंस है क्या, वो समझना है तो एकलव्य को समझो और द्रोणाचार्य को समझो, तब पता लगेगा आपको कि मूर्ति पूजा क्यों इंपॉर्टेंट है सनातन प्रक्रिया में। अगर आपको एकलव्य बनना है तो आपको मूर्ति पूजा करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई हल नहीं है। और अगर आप किसी इंसान को मूर्ति बनाकर पूजा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जिस मूर्ति की जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही तो दे पाएगी वो। तो इसीलिए हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करते हो तो आप वायु पुत्र की जितनी कैरेक्टरिस्टिक है अपने अंदर वायु तत्व को इंप्रूव कर सकते हो, फिर आपको हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि द्रोणाचार्य से उसने एकलव्य ने सीखा क्या, अर्जुन क्या सीखता था द्रोणाचार्य से, धनुर्विद्या। फिर तो अगर एकलव्य का ही एग्जाम्पल अगर आप समझ लो तो आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। मूर्ति पूजा की इंपॉर्टेंस आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी।
लेकिन एकलव्य अपनी जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो उसको यूज नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अपने ही गुरु ने इंश्योर किया कि एकलव्य यूज ना कर पाए। नहीं, यहाँ पर एक द्रोणाचार्य ने बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दिया। हाँ जी। अंगूठा मांग करके क्या? कि तुम्हें अंगूठा छाप नहीं बनना है। अंगूठा छाप किसको कहते हैं? अंगूठा होगा तो अंगूठा छाप लगाओगे ही ना, तो तुम्हें अंगूठा छाप नहीं बनना है। एकलव्य ने इतने एफर्ट करके इस धनुर्विद्या को प्राप्त किया था, पूजा तपस्या करके धनुर्विद्या को प्राप्त किया। किस लिए प्राप्त किया ये तो उसको पता ही नहीं था ना, उसको तो बस धनुर्विद्या सीखनी है। अच्छा, तो एकलव्य की योग्यता देखकर गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि अगर ये यहाँ तक पहुँच सकता है तो बहुत आगे भी जा सकता है, तो इसलिए धनुर्विद्या में अटक कर ना रह जाए। ऐसा नहीं नहीं नहीं, अंगूठा छाप नहीं बनना है। अंगूठा छाप क्या होता धनुर्विद्या सीख के करना क्या है तुम्हें? तुम जो भी चीज सीख रहे हो उससे कई बाकी चीजों की जो चीजें जिंदगी बिताने के लिए चाहिए, आपको धनुर्विद्या चाहिए कब? युद्ध करने के लिए या मारने के लिए दूसरे को? धनुर्विद्या का पर्पस क्या है ये बताओ मेरे को। महाभारत काल में ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन होता था कि आप युद्ध में पारंगत हैं, आप किसी की सेना में भर्ती हो सकते हैं और अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ डिफेंस में ओपनिंग्स होती हैं, तो एकलव्य प्रोबेबली अपने आप को उस करियर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। नहीं, यही फर्क है। इसीलिए अंगूठा छाप की बात हुई है कि वो अपने आप को युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहा था। हाँ जी। वो बेस्ट धनुर्धर बनना चाहता था। दैट्स इट। कंपटीशन उसके मन में था बस, और कुछ नहीं। उसका कोई एम ही नहीं था युद्ध में पार्टिसिपेट करने का, कोई उसका वो लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था कि मुझे बेस्ट धनुर्धर बनना है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट कमा रहा था ना इस तरह से कि नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो हम अगेन दूसरे रिस्पेक्ट करते हैं। यू आर नॉट अर्निंग सेल्फ रिस्पेक्ट। जब सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स बाय इटसेल्फ, इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। जब किसी कंपटीशन में एक रेस में सारे बच्चे भागते हैं और उसमें से जो बच्चा सबसे तेज भागा, हम उसको कोई मेडल देते हैं, 1 2 3 का एक। तो वहां पे रेस तो हो ही नहीं रही थी, कोई पेडेस्टल बनाया। प्रॉब्लम तो यही है। उसने अंगूठा छाप क्यों कहा? मैं अंगूठा छाप का एग्जांपल लिया क्यों? इसीलिए तो लिया, वहां पे रेस है ही नहीं। तो अंगूठा छाप का क्या मतलब है? वही तो, अंगूठा छाप हो गए तो तुम्हें हर जगह रेस दिखाई देगी। अगर तुम अंगूठा छाप नहीं हो, पढ़े लिखे हो, तो तुम्हें कोई कंपटीशन दिखाई देगा नहीं। इसीलिए जो लीडर होते हैं वो दे नेवर कम्पीट। मैनेजमेंट में यू हैव कंपटीशन, बट लीडर, इफ यू आर ए लीडर देन देयर इज नो कंपटीशन। So become a leader, not a competitor to anyone. There cannot be any competition possible. मेरा फैमिली है तो मेरे फैमिली में मैं किससे compete करूंगा? एक पत्नी है मेरी, उससे compete करूंगा? बेवकूफी है। मतलब मैं अपनी पत्नी से अगर compete करने की कोशिश करूंगा तो मैं तो हारूंगा ही ना, पक्का है। तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो जिंदगी में नहीं आने वाली। जी मीन्स जो जहाँ से हम शुरुआत की थी, हमने सेल्फ रिस्पेक्ट ये किस तरीके से अटेन किया जाता है, तो ये है बेसिकली कि अपनी योग्यता को हम इतना बढ़ाएं कि हम आत्मनिर्भर हो पाए, पर निर्भर ना रहें। हाँ, और मिड लाइफ क्राइसिस का भी यही मेन कारण है कि हम हैं तो पर निर्भर, लेकिन हम इस बात को मानना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते। जबकि दिख रहा है, रोज कर रहे हो, तो तुम्हारी टीम काम कर रही है, तुम उनको लीड कर रहे हो, तो अरे यार उसको जो है ना 5 रुपए फालतू दे देता हूँ, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, उसको पैसे की जरूरत, पैसे की ना लालच है, तो उसको पैसे का लालच दे करके काम करवाया मैंने। तो पर निर्भर हो तभी तो तुम्हें ये करना पड़ा, नहीं तो ग्रीड नाम की चीज आएगी नहीं। हाँ जी, और अपनी योग्यता को बढ़ाना गेम है। गुरु वो है जो आपको योग्यता के आधार पर शिक्षा दे, योग्यता पहचान करके वो दे, नहीं तो पहले योग्यता लाने का तरीका बताए। हमारे जो सनातन प्रक्रिया में संत, खासकर नाथ संप्रदाय की बात करता हूं मैं, नाथ संप्रदाय में वो तपस्या करवाते हैं कि तू पहले अपनी योग्यता इतनी लेकर के आ, फिर तेरे को हम कुछ बताएंगे।
तो वो सिस्टम है योग्यता बढ़ाने का, कि योग्यता बढ़ाने का रास्ता बता दिया। ठीक है भाई, तेरे को तू चाहता है कि ये मेरे को ये अचीव करना है, तो पहले उसके लिए ये लेवल लेकर आओ, तुम्हें ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। कैसे आएगा गुरुजी? तो बताएंगे कि इस रास्ते पर वहां बैठ करके ये करना है, उस रास्ते पर उस स्थान पर जाकर के मुहूर्त और स्थान, काल और देश, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बताएंगे उस स्थान पर जाकर के उस समय में ये काम करना है। अगर तुम कर लोगे और इतने दिन तक करना है, तो वो करोगे तो तुम्हारे को वो योग्यता आ जाएगी। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। तो ऐसे करके 12 साल, 25 साल, 40 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल, कितने भी लग सकते हैं। वो आपकी एफिशिएंसी पर निर्भर करेगा। हो सकता है आप 2 दिन में प्राप्त कर लो वो काम, अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो। उसके लिए भी सिस्टम बना रखे हैं, स्वर योग जैसी साधनाएं बना रखी हैं, हठ योग जैसी साधनाएं बना रखी हैं, कि आप साधना, इस साधना से ये प्राप्त कर सकते हो। कर लो, आप साधना करो, यो योग्य, हम शिक्षा तुम्हें देंगे जब तुम योग्यता प्राप्त कर लोगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कितने दिन में प्राप्त करते हो, कितनी जल्दी प्राप्त करते हो और किस लेवल की करते हो। इस लेवल से थ्रेशोल्ड है, इससे ऊपर चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें तुम लव और कुश को समझ सकते हो। इसका एग्जाम्पल कि लव और कुश की योग्यता कितनी थी कि वो हनुमान जी को हरा पाए। योग्यता का खेल ये है। उन्होंने वो योग्यता गर्भ में ही प्राप्त कर ली। अभिमन्यु ने वो योग्यता गर्भ में ही प्राप्त कर ली कि एंट्री कैसे करनी है, और मास हो गई तो वो निकलने का रास्ता नहीं सीख पाए। अब ये बताओ कि उसको मां होने का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सोच कर देखो। नुकसान ही हुआ, क्योंकि उसका बेटा फाइनली चक्रव्यूह में ही मारा गया। तो वो आता ही नहीं ना फिर, अगर मां नहीं होती तो आता ही नहीं ना। मींस माँ को वो उस नींद का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। माँ को एक्चुअली पता ही नहीं था कि गर्भ में बच्चा सीख रहा है कुछ। ओके। और माँ को लगा कि ये जो पति बता रहे हैं चक्रव्यूह के बारे में, वो तो एक कहानी सुना रहा है। नहीं, वो एक कहानी, इसमें आप शंकर पार्वती की वो एग्जाम्पल समझ सकते हो कि शंकर पार्वती कहती है मुझे ये वो बताओ, कोई ज्ञान की बात है, वो ज्ञान सिखाओ मेरे को। पार्वती जो भी था वो, तो वो कहते हैं कि तुम अभी योग्य नहीं हो। अब वो क्या कैसे पत्नी को एक बात अगर कह के देखो, सारी जिंदगी की रोटी बंद। तो शंकर को ये बात का पता था। अब उसको पता है कि पत्नी जिद कर रही है तो मेरे को ये काम करना पड़ेगा, और करना नहीं है मेरे को, पर करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, स्थान चुना। वो स्थान, अब स्थान और उसकी योग्यता है, तो जो चीज जहां होनी चाहिए वही होनी चाहिए। ये तो इतना ज्ञान तो था ही उनके पास। तो उन्होंने वो स्थान चुना। वो पार्वती कहते हैं चल, पैदल चल रहा है। तो ही एंश्योर्ड कि वो इतनी थक जाए। वो गए, वो उन्होंने तो पूरी भागवत सुना दी। पार्वती सोई हुई थी, तो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। अब उनको ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पार्वती ने नहीं पूछा कि मुझे उसके लिए कोई योग्यता चाहिए। उसने कहा मेरे को ये सुनाओ, पत्नी हट या प्रिया हट, जो भी कहो उसको। तो उसका परिणाम कि वो कथा दो उन्होंने सुन ली। वो कहते हैं ना, किसी ने सुन ली थी, कबूतर है क्या है? हाँ जी, कबूतरों के एक जोड़े ने सुन ली। अमरनाथ की ये घटना बताई जाती है, और वो कबूतर का जोड़ा हर बार सावन के महीने में, शायद रक्षाबंधन के आसपास आता है अमरनाथ पे, और अमर हो गए, ऐसी कथा सुनते हैं। तो अब ये समझ लो कि किस्मत इसको कहते हैं। शंकर ने, पार्वती ने शंकर से कथा सुननी थी, और शंकर ने पार्वती को भागवत सुनाई, पर पार्वती ने तो सुनी नहीं। अब जब वो उठी तो कहती है क्या हुआ? कहते मैं तो भागवत सुना रहा था, सुना दी मैंने भागवत पूरी। कहती है कब सुना दी? मैं तो सुना रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने तो सुनानी शुरू की और सुनाता चला गया मैं तो यहां पर अब आप उसको समझो, वेद लिखने की वो कथा को समझो कि वेद लिखने के लिए विष्णु ने गणेश जी को अपॉइंट किया
वेद व्यास बोलेंगे और वेद लिखेंगे। हाँ जी। तो बीच में कलम टूट गई। जो भी हुआ वो तो सबको पता ही है क्या हुआ। हाँ जी। तो बात यहां पर हो रही है अगेन, योग्यता इज दी की, एलिजिबिलिटी इज दी की, और अंगूठा छाप नहीं बनना है। अंगूठा छाप कहते किसे? कि मैं एक कंपटीशन के चक्कर में मैंने एक ज्ञान को इतना बढ़ा लिया, स्पेशलिस्ट हो गया मैं एक ज्ञान का, कि बाकी सारी चीजें मेरे को पता ही नहीं है क्या है। अच्छा, ये तो माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी हम बच्चे को आईआईटी की तैयारी कराते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो बच्चे बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन तैयारी करते करते बाकी सब चीजों से उन्हें ध्यान जिंदगी से ध्यान हट जाता है उनका भाई, हटाना ही पड़ता है। स्टेमिना खत्म, तभी तो वो 30-40 साल की उम्र में पैसा तो बहुत कमा लिया। हाँ जी। पर लाइफ मिड लाइफ खत्म। आप पढ़े लिखे बच्चों को अंगूठा छाप कह रहे हैं? नहीं, अंगूठा छाप नहीं कह रहा मैं, स्पेशलिस्ट कह रहा हूँ। अगर तुम स्पेशलिस्ट हो गए तो अंगूठा देना ही पड़ेगा। और अंगूठा देने में कष्ट होता है, इसलिए मिड लाइफ क्राइसिस आता है। तो केतु विज्ञान ने आज आंखें खोल देने वाला एक सब्जेक्ट हमारे सामने आया है केतु विज्ञान के माध्यम से, कुछ ना कर गुरु जी के श्रीमुख से। वो ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट कमाई जाती है, और ये कमाने का मतलब पैसे कमा लेना या डिग्रियां कमा लेना नहीं, बल्कि अपनी योग्यता को इतना बढ़ाना कि हम सही मायनों में आत्मनिर्भर हो पाएं। ना कि हमने किसी को सैलरी दी है और उससे हम अपनी प्रोटेक्शन करा रहे हैं और हम इसको आत्मनिर्भरता या किसी भी चीज़ का नाम दे रहे हैं। अपने आप को कई तरह के तनाव, परेशानियों और मिड लाइफ क्राइसिस जैसी समस्याओं से अपने आप को या अपनी अगली जनरेशन को बचाना चाहते हैं। सोल्यूशन एक ही है, अपनी योग्यता को बढ़ाएं, जिसमें रेफरेंसेस के लिए सनातन संस्कृति में कई कथाएं हमारे पास हैं। जैसे शंकर जी ने भागवत शंकर जी ने भागवत सुनाई थी पार्वती को, लेकिन पार्वती जी सुन नहीं पाई, और जिसकी किस्मत में था वो सुन गया। या एकलव्य और अर्जुन का एग्जाम्पल, एकलव्य आश्रम में न होते हुए भी मूर्ति से ही इतना सीख गए जितना अर्जुन साक्षात गुरु से शिक्षा लेते हुए भी उन्होंने एकलव्य नहीं, एकलव्य टेक्नोलॉजी कहा जाता है इसको। एकलव्य टेक्नोलॉजी है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का जो टेक्नोलॉजी दी है वो एकलव्य ने दी है। हाँ जी। तो मूर्ति पूजा एकलव्य टेक्नोलॉजी के आधार पर, और एकलव्य टेक्नोलॉजी केतु विज्ञान बहुत अच्छे से सिखा सकता है। और एकलव्य टेक्नोलॉजी के द्वारा योग्यता बढ़ाना भी तेजी से संभव है। क्या पूछा आपने? एकलव्य टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हम योग्यता को बढ़ा सकते हैं तेजी से? रेमेडी सिस्टम है, मतलब पूजा, नेचुरली पूजा की प्रोसीजर अगर आपको ठीक बता दिया, और मूर्ति कौन सी की पूजा क्या चाहिए, उसके लिए कौन सी मूर्ति की पूजा करनी है, किस तरीके से करनी है, अगर वो आपको सब बता दिया, वो सब तो केतु विज्ञान का काम ही यही बताता है। जैसे केतु ग्रहण लगाया, तो केतु ग्रहण को बचने के लिए उससे आपको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, पर्टिकुलर एक्टिविटी है, वो कर लोगे तो आप बच जाओगे डेफिनेटली। तो एकलव्य टेक्नोलॉजी जी ऑफ मूर्ति पूजा, हाँ, ये केतु विज्ञान का ही एक पार्ट है जी, जो कि हमें सनातन संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी से मिलता है। राइट। और शुक्राचार्य ज्योतिष है आधार केतु विज्ञान का। जी। तो आज योग्यता बढ़ाना कितना जरूरी है, और उसके बिना हम अंगूठा छाप ही रह जाएंगे। और योग्यता बढ़ाने के लिए ही मूर्ति पूजा बनाई गई है एक्चुअली, देखा जाए तो एकलव्य ने यही कंफर्म करा, लेकिन फिर भी उसे अंगूठा ही देना पड़ा, क्योंकि अंगूठा छाप नहीं रहना चाहिए था उसको। द्रोणाचार्य ने यह बताया कि तुम्हें अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए। कंपटीशन अगर नहीं हुआ तो तुमने धनुर्विद्या सीखी खाली, बाकी जिंदगी के पार्ट कहाँ गए? जिंदगी इज नॉट ओनली धनुर्विद्या। तो अंगूठा छाप नहीं बनना है, और ना ही अपनी अगली जनरेशन को बनाना है। यदि चाहते हैं लिव 16 लुक 16 बने रहना, यानी कि सारी उम्र बिना पेन के जीना चाहते हैं, युवा बने रहना चाहते हैं, तो कुछ ना कर भैया जी के द्वारा बताई हुई टेक्नोलॉजीज यूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। केतु विज्ञान अब हमें रेमेडी सिस्टम
प्रोवाइड कर रहा है। इसका सेंटर ऑलरेडी खुल चुका है, केतु विज्ञान ट्रेनिंग सेंटर नीलू प्लेस से ऑलरेडी एक्टिव है। और कुचनाकर भैया से आप किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी ले सकते हैं उस केतु विज्ञान ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। प्रणाम।